नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज बुधवार का दिन है, हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन है। हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटी का अपडेट। हम आपको बताएंगे कि आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज की। जान लेते हैं कि एग्री कमोडिटीज का बाजार आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन कैसा ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ से कैसा सीड से। तो आपको बता दें कि कैसा सीड का प्राइस वादा इस वक्त 4822 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक मामूली सी करेक्शन देखने को मिल रही है। वहीं बीते सत्र में हमने देखा था कि कैसा सीड का जो वायदा बाजार था वो 4900 के भी ऊपर यानी 4900 के भी ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया था, ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, हमने बीते सत्र में देखा था कि कैसा सीड का जो वायदा बाजार है वो 4900 के भी ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया था। तो आपको क्या लगता है कि कैसा सीड बहुत ही जल्द आपने जो टारगेट दिया था 5100 का, क्या वो अचीव करता हुआ नजर आ सकता है इस कारोबारी सप्ताह के अंदर? देखिए, बिल्कुल उम्मीद है कि वो लेवल्स अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। कल हमने एक अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी थी। जी आज फिर बाजार थोड़ा-सा मुनाफा वसूली के साथ खुलते हुए नज़र आए हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। आगे आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है और मुझे लगता है कि जल्द ही टेस्टेड सीट 5000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जो भी अगर आज करेक्शन आती है, उस करेक्शन के अंदर आज बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। जी। तो यानी कि कैसा सीड का वायदा बाजार रूपा जी के अनुसार आने वाले दिनों में और तेज देखने को मिल सकता है। जो भी डिप मिलती है आपको निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। यहीं से रूपा जी बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में हमने बीते सत्र में देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। सोयाबीन ने अपना उच्चतम स्तर लगाया था 5775 का। वहीं अगर आज की बात करें तो आज सोयाबीन का अप्रैल वायदा 5678 पर कारोबार करता नजर आ रहा है। आधे फीसद से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सोयाबीन बीते सत्र में परफॉर्म करती हुई नजर आई थी, एक नया हाई लगाते हुए नजर आई थी, तो क्या सोयाबीन 6000 का भी टारगेट जल्दी अचीव करती हुई नजर आ सकती है? देखिए बिल्कुल सोयाबीन के अंदर रुझान तो अभी भी तेजी का ही है अखिलेश, और जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट जी करता हुआ नजर आ रहा है आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि तेजी की तरफ ही रहेगा। जिस तरीके से अभी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है लगातार बाइंग है, और जी 5800 इमीडिएट अभी लगता है कि मुझे हो सकता है कि इसी वीक में आपको 5800 का लेवल देखने को मिले और नेक्स्ट वीक में 6000 स्तर संभव है। जी रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं योगेश अग्रवाल जी और आकाश जी, जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है कि सरसों में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, सरसों में आगे कैसा रुझान देखने को मिल सकता है? देखिए सरसों में भी तेजी का ही रुझान है, और अभी मार्केट के अंदर जिस तरीके से बाइंग इंटैक्ट है, तो मुझे लगता है जी कि सरसों भी अभी जो अप्रैल वायदा है वो ऊपर में 5900 तक जा सकता है। और वहीं अगर नेक्स्ट वायदा की बात करें मई की, तो मुझे लगता है कि वो 6000 का स्तर छू सकता है। जी इसी रूपा जी बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल में भी हमने देखा था कि बीते सत्र में रिफाइंड सोया तेल भी काफी अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया था। वहीं अगर आज देख रहे हैं तो 1290 पर अभी भी टिका हुआ है, एक मामूली सी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि रिफाइंड सोया तेल एक बार फिर से नया उच्चतम स्तर लगाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए रिफाइंड ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, और थोड़ा बहुत जो है वो अभी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, लेकिन इंटैक्ट है, तेजी की तरफ ही जी है और वहां पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और देखिए अगर आज 1280 की रेंज दिखा सकता है और ऊपर में 1320, इस जी रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल ट्रेंड इसका भी अभी पॉजिटिव ही है, लगातार तेजी है मार्केट के अंदर, लेकिन जो भी पोजीशन बनाए बाइंग की उनको स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी तो यानी कि खाद्य तेलों के अंदर तेजी का ही रुझान है, खरीदारी करके चल सकते हैं लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है। रूपा जी, हमने बीते सत्र में देखा कि ऐसी भी खबर निकल के सामने आई है कि जो माननीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि जो सरकार है वो भी खाद्य तेलों की कीमतों पर नजर गड़ाए हुए है, यानी कि वो भी फोकस कर रही है खाद्य तेलों में। सरकार की पहले से ही कोशिश चल रही है आत्मनिर्भर बनने की, और जिस हिसाब से अब खाद्य तेलों के जो दाम है वो लगातार तेजी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या एक बार सरकार फिर से एक्शन में आ सकती है और खाद्य तेलों को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है? देखिए कोई बड़ी बात नहीं है कि गवर्नमेंट इसको लेकर कोई भी डिसीजन निकाल सकती है, क्योंकि देखिए खाद्य तेल के अंदर लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जी ये तेजी इसीलिए सस्टेनेबल है और इसीलिए बनी हुई है, एक तो इंटरनेशनल मार्केट्स का सिनेरियो,
और दूसरा हमारे यहाँ पर जो है एडिबल ऑयल की डिमांड जो है वो पिकअप होती नजर आ जी रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड्स जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहां पर क्रॉप डैमेज है, इस वजह से जी यहाँ पर तेजी बनी हुई है। और दूसरा जो हम सरकार का जो उद्देश्य है कि देश जो है एडिबल ऑयल के अंदर आत्मनिर्भर बने, इसीलिए प्राइसेस को ऊपर सस्टेन किया हुआ है ताकि फार्मर्स जो है इसकी ओर अट्रैक्ट हो और वो आगे चलकर जी एडिबल ऑयल के अंदर और ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो करें। और अब अगर प्राइसेस एकदम बहुत ज्यादा पीक पर पहुंचती है, क्योंकि ये रोजमर्रा की चीजें हैं और एडिबल ऑयल पैक को बहुत ज्यादा तेजी की तरफ भी नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि अगर बहुत तेज होता है तो आम जनता पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो जी इसीलिए सरकार भी इसके अंदर बहुत सोच समझकर कोई डिसीजन ले सकती है ताकि प्राइसेस बहुत ज्यादा बूस्ट अप ना करें और ना ही बहुत ज्यादा इसके अंदर गिरावट आए, क्योंकि जी अगर गिरते हैं प्राइसेस तो फार्मर्स जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, और अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा तेज जाते हैं तो आम पब्लिक के ऊपर इसका असर आएगा। तो कोई ना कोई बीच का रास्ता ऐसा होगा जिससे कि प्राइसेस जो है कॉन्टिन्यूशन में एक लेवल के ऊपर सस्टेन रहे, ताकि दोनों तरफ से बैलेंस किया जा सके। लेकिन अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल जी मार्केट्स के अंदर क्रॉप्स काफी डैमेज हैं, वहां पर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो मार्केट को और ज्यादा जो है वो तेजी की ओर ले जाती हुई नजर आ रही हैं। और इस वजह से बाजार लगातार अपसाइड मोमेंटम में तेजी के साथ कारोबार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कोई भी करेक्शन इनके अंदर नहीं आया है, लगातार मार्केट जो है जी वो एक नए पे नया हाई बनाती जा रही है। थोड़ा बहुत 50 से 100 पॉइंट का करेक्शन आता है, उसके बाद फिर हम देखते हैं 150-200 पॉइंट की तेजी आ जाती है। सेम एज इट इज अभी भी मार्केट उसी डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर सरकार की तरफ से कोई भी डिसीजन आता है तो उसका इंपैक्ट जरूर हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ऐसी कोई भी रणनीति नजर नहीं आ रही है। अभी भी बाजार जो है वो तेजी की तरफ है, अपने नए हाई के ऊपर है। रिफाइंड सोया आप देख लीजिए, सीपीओ आप देख लीजिए, सबके अंदर एक अच्छी खासी रैली बनी हुई है। तभी मैं बोल रही हूँ कि जो भी आपकी पोजीशनें हैं उनको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ आप कंटिन्यूशन में कर सकते हैं। जी जिस दिन भी मार्केट गिरा उस दिन एकदम से बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्ट की जा सकती है, तो इसीलिए विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी पोजीशन अपनी ना लेकर चले। जी तो यानी कि खाद्य तेल का जो बाजार है ओवरऑल तेजी की तरफ है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं तिलहन की, वो काफ़ी बड़े पैमाने पर खराब होती हुई नजर आई हैं। और भारत अपनी ज़रूरत का आधे से ज़्यादा ही लगभग मान के चलिए कि 70% बाहर से आयात करता है खाद्य तेलों का, जिसमें से सीपीओ का यानी कच्चे पाम तेल का जो सबसे बड़ा आयात होता है, बड़े पैमाने पर आयात होता है। इसलिए अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी घटबड़ होती है तो उसका सीधा प्रभाव घरेलू बाजारों पर भी पड़ता हुआ नजर आता है। और अब जैसे कि सरकार भी अब खाद्य तेलों पर एक्शन ले सकती है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एक बार सरकार फिर से खाद्य तेलों को लेकर सक्रिय होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जो सरकार है वो भारत को भी आत्मनिर्भर बनता हुआ देखना चाहती है तिलहन के मामले में। इस किसानों को भी प्रोत्साहन कर रही है सरकार कि जो किसान है वो तिलहन की फसलें ज़्यादा उगाएं, सिर्फ धान और गेहूं तक ही सीमित ना रहे। इसलिए जैसे ही सरकार कोई एक्शन लेती है अगर, तो हम देखेंगे कि इसका प्रभाव खाद्य तेलों की कीमतों पर ज़रूर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो खाद्य तेल है वो तेजी की ही तरफ है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कच्चे पाम तेल की, सीपीओ की, तो सीपीओ को भी हमने बीते सत्र में रिकॉर्ड हाई पर जाते हुए देखा था, 1180 पर कारोबार करते हुए नजर आया था। तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से सीपीयू के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो खबरें हैं कि एक्सपोर्ट इतना नहीं हो रहा है और इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ी हुई है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सीपीयू का जो बाजार है आगे वो तेजी की तरफ रहेगा या मंदी की तरफ? देखिए अभी तो सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर एडिबल ऑयल पैक में तेजी ही है, और सीपीओ भी मुझे लगता है कि 1188 पर आज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 1200 जी तक आज ऊपर जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड तेजी में ही है, नीचे में 1160 तो ऊपर में 1200 तक आज लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी ये स्वरूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों को लेकर हमारे साथ काफी सारे दर्शक जुड़े हैं जो हल्दी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि हल्दी में एक बार फिर से तेजी कब तक देखने को मिल पाएगी? देखिए अभी थोड़ा सा बाजार जो है वो गिरावट की तरफ है। जी जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि 8000 का लेवल जो है वो एक अहम सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक नहीं होता तो यहीं से वापस से बाउंस बैक आ सकता है, और यहाँ से वापस से अगर तेजी बनी तो अब 9000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 8000 का लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है तो वापस से मार्केट के अंदर तेजी बन जाएगी। अदरवाइज अगर 8000 का लेवल टूट गया तो फिर थोड़ा सा और ज्यादा दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 8000 का लेवल इंटैक्ट रहेगा, मार्केट उसको नहीं तोड़ पाएगा। अगर तोड़ दिया तो फिर आप गिरावट की तरफ जा सकते हैं, तो इसलिए 8000 को एक स्टॉप लॉस लेकर इसके अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। जी
तो यानी कि रूपा जी के अनुसार अगर हल्दी का वायदा बाजार 8,000 का लेवल नहीं तोड़ता है, 8,000 के नीचे नहीं गिरता है, तो जो हम देखेंगे कि हल्दी की कीमतों में आने वाले दिनों में एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आएगी। हल्दी के अंदर एकदम से तेजी नहीं बनेगी, धीरे धीरे करके वायदा जो हल्दी का जो वायदा बाजार है वो धीरे धीरे करके आपको मुनाफा कमवाएगा, तेजी की तरफ लेके जाएगा और एक बार फिर से हल्दी के अंदर 9,000 तक के स्तर देखने को मिल पाएंगे। लेकिन रूपा जी के अनुसार अगर हल्दी का वायदा बाजार 8,000 का लेवल तोड़ देता है, 8,000 से नीचे जाता है, तो जो गिरावट है वो और ज्यादा गहराती हुई नजर आ सकती है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में हम देख रहे हैं कि 14,900 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और 14,955 का भी हाई लगा चुका है। तो आपको क्या लगता है कि 15,000 का जो लेवल है क्या वो आज अचीव होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए अखिलेश, मैंने हमेशा ही जीरे के अंदर यही बोला है कि आप जी। बाइंग करके चलिए, धीरे धीरे इसमें तेजी बनेगी और 15,000 हमने बहुत पहले टारगेट दिया था और मुझे लगता है कि वो टारगेट अब अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। 15,000 के बाद कोई बड़ी बात नहीं कि जीरा 16,000 के स्तरों को भी मई वायदा में छूता हुआ दिखाई दे। अब वापस से इस कमोडिटी के अंदर तेजी बनी है और ये तेजी बनी रह सकती है और मुझे लगता है कि जल्द ही इसके अंदर आपको 15,000 के बाद जो है 16,000 के स्तर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जी, यानी कि ओवरऑल ट्रेंड जीरे का तेजी की ही तरफ है, पॉजिटिव ही आने वाले दिनों में जीरे के अंदर 15,000 के भी ऊपर लेवल देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं दुर्गा सिंह जी, जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है। चने में आगे क्या देखने को मिल सकता है? जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि आज चने ने अपना 5,000 का जो अहम सपोर्ट था वो खो दिया है। चना इस वक्त 4,970 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि चने में अब क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा? देखिए चने जो है अब थोड़ा-सा दबाव दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आगे तेज़ी बनेगी इसके अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए 4,920 तक आज हो सकता है कि लुढ़कता हुआ दिखाई दे। थोड़ा बहुत अभी दालों के ऊपर दबाव आया है और आगे दबाव जो है ये शॉर्ट टर्म में है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है यहाँ से, वापस से दालें उठती हुई दिखाई दे सकती हैं। जी, यानी कि हाल फिलहाल में आवकों का प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। अभी हाल फिलहाल के अंदर चने की कीमतों पर आवकों का ही दबाव देखने को मिल पाएगा। लेकिन जहां पे दबाव देखने को मिलेगा कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे जब मंडियों के अंदर चने का जो पूरा स्टॉक है वो हो जाएगा, एक बार फिर से चने में एक बार फिर से रिकवरी देखने को मिल पाएगी। रूपा जी यहीं से बात करें अगर कपास और कपास खली की, तो हम देख रहे हैं कि सीसीआई ऐसी खबरें निकल के सामने आई, जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो सीसीआई है, वो सस्ते दामों पर अपना कपास बेच रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं जो कॉटन मार्केट था वो कहीं ना कहीं नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया है। इसका हम प्रभाव बिनौला खल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब जिस हिसाब से जो सीसीआई ने कम दामों पर कपास बेचा है अपना, इस हिसाब से कॉटन के जो भाव हैं उनमें अभी कितनी मंदी तेजी और देखने को मिल पाएगी? और देखिए कॉटन में अभी थोड़ा बहुत इस वजह से दबाव देखने को ज़रूर मिल रहा है। आज भी हम देख रहे हैं वायदा के अंदर भी थोड़ा-सा दबाव आया है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। अभी थोड़ा बहुत हो सकता है कि ये सीसीआई की बिकवाली की वजह से बाजार जो है नीचे लुढ़कते हुए नज़र आएँ, जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सस्टेन होगा मार्केट। आगे आने वाले टाइम में फिर से तेज़ी बन सकती है। कॉटन की एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी खासी है, तो आगे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जी, रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं रनीपा जय जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि बिनौला खल में क्या करंट लेवल से खरीदारी करके चला जा सकता है? देखिए, बिल्कुल बिनौला खल में तेज़ी ही है और मैंने कल भी बोला था कि 2380, 2360 जो भी रेंज मिलती है यहाँ पर खरीद सकते हैं। ऊपर में 2450 से लेकर 2500 का टारगेट एक्सपेक्टेड है, देखने को मिल सकता है। लेकिन जो भी बाइंग करें उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करें, 2300 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करके चल सकते हैं। जी, रूपा जी यहीं से बात करें अगर गार्लिक की, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं अर्जुन जी, जिनका सवाल गार्लिक को लेकर आ रहा है, लहसुन को लेकर आ रहा है। रूपा जी आपको क्या लगता है जिस हिसाब से लहसुन का जो लहसुन की जो आवकें हैं और जो प्रोडक्शन है ठीक ठाक देखने को मिली है, अच्छी देखने को मिली है, आपको क्या लगता है इस हिसाब से जो भाव देखने को मिल रहे हैं अभी मंडियों के अंदर, तो क्या उसके अकॉर्डिंगली अभी स्टॉक करके चला जा सकता है गार्लिक को? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा अभी मूवमेंट नहीं एक्सपेक्टेड है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे समर में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉक नहीं करना चाहिए। जी, तो यानी कि अभी लहसुन का जो भाव मिल रहा है उस पर अपना माल निकालते रहें, अभी स्टॉक करके चलने में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लहसुन की जो कीमतें हैं अभी हाल फिलहाल में एक सीमित दायरे में ही देखने को मिल सकती है। अभी जैसे ही अब जैसे गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और फिर एक जो डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री एक बार फिर से मार्केट में आएगी, लहसुन खरीदेगी, तब हम देखेंगे कि लहसुन की जो कीमतें हैं थोड़ी बहुत सुधरती हुई नजर आएंगी। तब भी कोई ज़्यादा खास तेजी मंदी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन तब जाके थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तेजी देखने को मिल जाएगी जब डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री मार्केट के अंदर आ जाएगी। तब तक लहसुन की कीमतों में एक सीमित दायरे में ही देखने को मिलेगी। यहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कि जो मक्के का जो रेट है, मक्के की जो रेट है आगे जाके, मक्के के जो दाम है आगे जाके आप कैसा देखते हैं मक्के के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं शेख मकसूद जी, जिनका सवाल इस वक्त मक्के को लेकर आ रहा है। देखिए मक्के
ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है तेजी का रुझान, और मक्का जो है मुझे लगता है कि अभी इस वाले सीजन में तो तेजी नहीं है, अभी 1 से 2 महीने में कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि मार्केट के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आज कृषि फसलों में, एग्री कमोडिटीज में वो कौन सी फसलें रहेंगी जिनमें आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए, एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो एग्री कमोडिटीज के अंदर बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जो तेजी की तरफ हैं। आप इसके अंदर जीरे में बाइंग में रह सकते हैं, और दूसरा मुझे लगता है कि सोयाबीन जो है जी यहाँ से एक बार 5720 तक ऊपर जा सकती है। 5720 से लेकर 5800 के स्तरों के लिए सोयाबीन को बाय करके चल सकते हैं। जी, तो यानी कि रूपा जी की तरफ से दो टॉपिक्स रहेंगी आज के लिए, एक सोयाबीन एक जीरा, दोनों ही कमोडिटी के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल लेकर आ रहा है नरमे को लेकर। हितेश कुमार जी है, नरमे का 6500 का रेट कब तक आने की संभावना है? हितेश कुमार जी, अभी जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो सीसीआई है, उसने कम दामों पे अपनी जो कॉटन है उसकी सप्लाई कर दी है। जो सीसीआई है वो कम दामों पे अपनी कॉटन निकाल रही थी मार्केट में और सप्लाई भी कर रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉटन का जो बाजार है वो थोड़ा कहीं ना कहीं हाजिर के अंदर थोड़ा बहुत नरमी के साथ जरूर देखा गया है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है कॉटन का वो पॉजिटिव ही है। अगर ये जो सीसीआई ने बिकवाली करी है अपने कॉटन की मंडियों के अंदर, बाजारों के अंदर, वो ज्यादा दिनों तक इतनी नहीं चल पाएगी। और सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है नरमे का और कॉटन का वो है कॉटन की निर्यात मांग, यानी कि एक्सपोर्ट डिमांड। जो कॉटन की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफी अच्छी है, काफी बढ़िया है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि कॉटन की चाहे कोई भी खरीद कर ले, कोई भी सस्ते दामों पर बेच ले, इतना कोई प्रभाव पूरे ग्लोबली इतना कॉटन की कीमतों पर पड़ता हुआ नहीं आएगा जितना एक्सपोर्ट डिमांड से पड़ता हुआ नजर आएगा। एक्सपोर्ट डिमांड ही है जो कॉटन की कीमतों को तेजी की तरफ लेके गई है, और घरेलू स्तर पर भी अब कॉटन की जो कीमतें हैं वो तेज होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अब जैसे गर्मियां आ गई तो गर्मियों के अंदर कॉटन की जो खपत है, जो कंजप्शन है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि नरमे के अंदर भी आने वाले दिनों में तेजी ही देखने को मिल पाएगी। और कॉटन के साथ साथ बात करें अगर बिनौला खल की, तो कॉटन की कीमतों में तेजी का असर बिनौला खल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा, क्योंकि बिनौला खल की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, जो पशु चारे की जो मांग है इंडस्ट्री की, वो काफी अच्छी खासी बनी हुई, काफी तेजी ही है। और जैसे कि कॉटन का जो प्रोडक्शन है ग्लोबली कम रहने का अनुमान है, स्टॉक कम रहने का अनुमान है, इसकी वजह से हम देखेंगे कि बिनौला खल भी एक सीमित, बिनौला खल का जो प्रोडक्शन है वो भी एक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से देखेंगे कि बिनौला खल की कीमतों में भी एक तेजी देखने को मिलेगी। तो कपास और कपास खली दोनों ही कमोडिटी अभी तेजी की ही तरफ है। पटेल रमेश जी हैं जिनका सवाल कैस्टर को लेकर आ रहा है, कैस्टर के बारे में बताएं। पटेल जी, आपको बता दें कि कैस्टर की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। बीते कारोबारी सत्र में हमने कैस्टर को 4900 के पार भी कारोबार करते हुए देखा था, और कैस्टर का जो उत्पादन है वो बीते साल के मुकाबले 15% कम रहने का अनुमान है। और जानकारों द्वारा ऐसा अनुमान भी है, ऐसी खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं कि कैस्टर सीड की जो निर्यात मांग है वो निकल के सामने आ सकती है, खास करके चाइना की तरफ से। कैस्टर सीड एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से, लेकिन अगर चाइना की तरफ से भारी मात्रा में जो एक्सपोर्ट की डिमांड निकल के सामने आती है भारत से कैस्टर सीड की, तो हम देखेंगे कि कैस्टर सीड की जो कीमतें हैं, कैस्टर सीड का जो निर्यात मांग है वो 4 साल के ऊपरी स्तर पर भी कारोबार करती हुई नजर आ सकती है। तो कैस्टर सीड में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जो जानकार अनुमान लगा रहे हैं, अगर बात करें अगर लेवल्स की, तो IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक कैस्टर सीड आने वाले दिनों में 5100 से लेकर 5200 तक के लेवल्स दिखला सकता है। तो कैस्टर सीड में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है। राजेश धनौटिया जी हैं जिनका सवाल धनिये को लेकर आ रहा है। राजेश जी, आपको बता दें कि मसालों के अंदर तेजी का ही रुझान है, चाहे बात करें अगर धनिया, हल्दी, जीरा, तीनों ही कमोडिटी तेजी की ही तरफ है। खास करके अगर धनिया की बात करें तो धनिया आने वाले दिनों में 8000 तक के लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। धनिया की कीमतों में तेजी का ही रुझान है, क्योंकि उत्पादन कम है, बारिश की वजह से फसलें बड़े पैमाने पर खराब होती हुई नजर आई है, और जो निर्यात मांग है धनिया की वो बरकरार है। और जैसे कि अब शादी ब्याह का सीजन है और त्योहारी मांग है, त्योहारी मांग की भी सपोर्ट मिलते हुए नजर आएगा। जैसे कि अब होली आ जाएगी, फिर नवरात्र है, फिर रमजान का महीना है। जब रमजान का महीना शुरू होगा हम देखेंगे कि भारतीय मसाले की जो निर्यात मांग है एक बार वो निकल के सामने आएगी खाड़ी देशों से, और मसालों की जो कीमतें हैं वो तेजी के साथ कारोबार जरूर करती हुई नजर आएंगी, और धनिया 8000 तक के भी लेवल दिखला सकता है। सुगु साहूकर जी हैं जिनका सवाल तुअर दाल को लेकर आ रहा है। आपको बता दें कि जो दालों का जो प्रोडक्शन है पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही देखने को मिला है, लेकिन फसलें भी खराब होती हुई नजर आई है। बात करें अगर तुअर दाल की, तो तुअर दाल की जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो इस साल
जो फसलें हैं वो खराब हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से हमने तूर दाल में तेजी आती हुई देखी थी। लेकिन जहाँ पे फसलें खराब हुई हैं, फिर सरकार ने वहाँ से अरहर दाल का आयात कोटा जारी कर दिया। लगभग 4 लाख टन का आयात कोटा जारी हुआ है अरहर दाल का, और 1.5 लाख टन मूंग दाल का, जिसकी वजह से जो दालों की जो बढ़ती कीमतें उपभोक्ता को मिल पाती, उपभोक्ता जो महंगी दाल खरीदता उस पर एक अंकुश लगता हुआ नजर आया है। लेकिन जो खपत है वो ज्यादा रहने का अनुमान है इस साल दाल दलहनों का, और जो सप्लाई की गई है बाहर से, जो इंपोर्ट हुआ है, आयात कोटा जारी हुआ है, वो इनफ नहीं होगा, वो उतना नहीं है कि पूरी की पूरी डिमांड को पूरा कर पाए, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि दालों के अंदर आगे जाके एक तेजी देखने को मिल पाएगी। हाल फिलहाल के अंदर जो आयात कोटा जारी हुआ है उससे दालों की कीमतों में प्रभाव पड़ता हुआ जरूर आएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में दालों में तेजी भी जरूर बनती हुई नजर आएगी। और सवाल ले लेते हैं दर्शकों के। श्रीकांत जी हैं जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है। श्रीकांत जी, चने के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि आवकों का प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस हिसाब से मंडियों के अंदर चने की आवकें देखने को मिल रही हैं, इस हिसाब से चने की कीमतों में एक कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चने की जो कीमतें हैं आने वाले दिनों में तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि चने की जो फसलें हैं वो भी बड़े पैमाने पर खराब होती हुई नजर आई हैं, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि चना आवकों के चक्कर में नीचे भले ही जाए, लेकिन फिर वहां से एक रिकवरी बनती हुई नजर आएगी। चने के अंदर एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आएगी, और चना 5100-5200 तक के भी लेवल दिखला सकता है, और 5300 के लेवल के लिए एक टेस्ट भी किया जा सकता है चने की कीमतों में। तो इसलिए चने में आगे जाके तेजी ही देखने को मिलेगी जब मंडियों के अंदर आवकें पूरी तरह से हो जाएंगी, पूरी तरह से स्टॉक देखने को मिल पाएगा। हमारे साथ हरीश जी जुड़े हैं बिल्कुल अभी जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। हरीश जी, आपको बता दें कि बिनौला खल की कीमतों में तेजी का रुझान है, निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। बिनौला खल में आगे जाके तेजी देखने को मिल सकती है। 2400 का लेवल हम देख चुके हैं, अगर 2420, 2425, 2430 तक सस्टेन हो जाता है बिनौला खल का वायदा बाजार, वहां पर टिक जाता है, तो 2500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये था आज का एग्री कमोडिटी का अपडेट। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है, और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, धान का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1868 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 1960 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 1700 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें धान ए, धान बी, धान सी, धान डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।